नमस्कार, केवी स्टूडियो में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में बेगूसराय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बेगूसराय के कद्दावर नेता अभय कुमार साजन जी का, तो आइए हम उनसे मिलें और उनके विचारों को साझा करें। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ऐसे तो आप हमारे ज़िले के राजनीति में एक बड़ा पहचान है। यूँ कहें तो कांग्रेस में रामदेव राय जी के बाद आप एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिसको हर कोई पहचानता है। लोगों के दिलों में आपकी अमिट छाप है। फिर भी मैं चाहूँगा हमारे स्टूडियो से हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। हम राजनीतिक जीवन में मेरा परिवार की पूरी पृष्ठभूमि रही है। हमारे स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह मेरे चाचा थे, जो जिला परिषद के संभवतः प्रथम चेयरमैन रहे और आजीवन कांग्रेस पार्टी का सेवा उन्होंने किया। तो मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं और हमें भी बेगूसराय जिला के लोगों को सेवा करने का मौका मिला, सेवा कर रहा हूं। लगता है कि बेगूसराय जिला में विगत वर्षों से राजनीतिक चेतना बहुत कमी है और मुझे आज की तारीख में लगता है हम युवाओं जो हैं सभी को मिलजुल कर बेगूसराय के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप राजनीतिक परिवार से आते हैं। सर, 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था और आप 2005 में उसमें बेगूसराय से ही आप खड़े हुए थे और बहुत ही कम अंतर से आप पराजय हो गए थे सर। फिर उसके बाद तुरंत, चूँकि वो चुनाव कुछ ही समय के लिए हुआ था, फिर से तुरंत चुनाव हुआ था और आपको बहुत ही कम समय मिला था और फिर अचानक आपको मटिहानी विधानसभा भेज दिया गया था सर। फिर आप फिर भी पूरे हिम्मत के साथ, चूँकि आपने यूँ कहें कि बहुत कम अंतर से आप पराजित हुए थे, फिर भी तुरंत आपकी तैयारी उतनी बेहतर तैयारी आप नहीं कर पाए, रणनीति नहीं बन पाई और आपको बेगूसराय से अचानक मटिहानी भेज दिया गया। फिर चुनाव हुए, वहाँ भी आपके चुनाव में आप पराजय हो गए, लेकिन फिर भी आपके अंदर हिम्मत, वो जो साहस हिम्मत है वो बनी रही और लगातार आप चुनाव में सक्रिय रहे सर। ये आत्ममनोबल सर कहाँ से आता है? आप चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार में जीत नजर आती है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं मटिहानी से चुनाव सेवा जनता का कर रहा था, मटिहानी में घूम रहा था, लेकिन एकाएक मुझे बेगूसराय से चुनाव लड़ाया गया और चुनाव नॉमिनेशन से ठीक एक दिन पहले मुझे सिंबल मिला, एक दिन पहले। और बेगूसराय विधानसभा का कई पंचायत ऐसा थे जहाँ की मैं कभी गया ही नहीं था, एक दो पंचायत का नाम भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और ऐसे लोगों के विरोध लड़ना पड़ा जो बेगूसराय जिला के राजनीतिक के एक बहुत ही प्रोधा थे, जी, डिप्टी स्पीकर थे जी सर, और राजनीतिक के मजे आए खिलाड़ी थे और मुझे उनके साथ लड़ने का मौका मिला और मैं लड़ा और मैं बहुत कम वोट से चुनाव हार गया। और चुनाव हारा, ठीक उसके एक दिन बाद मैं क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल गया। लोगों ने जब मुझे प्यार दिया, लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, उससे मेरा आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ा। लोग रो रो कर गले मिलने लगे। लोगों को लगा कि मैंने इनको वोट नहीं दिया, हारने के बाद ये हमारे पास आए और बहुत ज़बरदस्त ढंग से हमारे प्यार मिला। और चुनाव से फिर 6 महीना चुनाव नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और 6 महीना के बाद जब चुनाव से ठीक 20 दिन पहले एक रजौड़ा में बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें लोगों ने नारा दिया, हमें सोनिया नहीं चाहिए, सार्जन चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त मीटिंग, कोई बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री भी आते तो उतना बड़ा मीटिंग नहीं होता। और मीटिंग हुई, आम जनता ने किया मीटिंग और उसी के तहत मुझे फिर चुनाव में बेगूसराय से बदल कर मटिहानी कर दिया गया। कल नॉमिनेशन का लास्ट डेट है और आज शाम को 5 बजे हमें टिकट मिला और चुनाव में लड़ा। वहाँ जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वर्चस्व थी मटिहानी में, जो वर्षों से जीतते आ रही थी, वो सेकेंड नहीं रहकर थर्ड चले गए और हमने चुनाव लड़ा और सेकेंड किया वहाँ पर।
सर, लेकिन चुनाव हार गया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रणनीति के अभाव में, सही तैयारी के अभाव में, या यूँ कहें कि जनसंपर्क के अभाव में आपको मुँह की खानी पड़ी सर? देखिए, चुनाव जो हुआ होती है समीकरण के आधार पर चुनाव होती है। कोई जीत हार जो होता है समीकरण पर होता है। अब आपको कोई माने नहीं रहा। अब लोगों को जिस ढंग से समाज में धर्मवाद, जातिवाद चल रहा है, उसमें आपको कोई रणनीति, सभी रणनीति फैल कर जाती है। जी जी। आप देखिए, कई लोग ऐसे दिग्गज लोग चुनाव हार जाते हैं जो बरसों से मेहनत करते रहे हैं, और कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने बेगूसराय में, जिनका कोई योगदान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, लोग उनको जानते तक नहीं हैं, और चुनाव जीत जाते हैं। और जो बरसों से पंचायत स्तर पर उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ा, जो जनता की सेवा किया, वो चुनाव हार जाते हैं। ये आज की समीकरण में आपको कहना ही कठिन काम है कि क्या राजनीति किस करवट बदलेगी। सर, पिछले विधानसभा में देखा जाए तो जदयू और कांग्रेस का अलायंस था सर, गठबंधन थी। आज वो गठबंधन, इस बार का जो बिहार की जो चुनाव है आगामी विधानसभा, इसमें गठबंधन जदयू का भाजपा के साथ है सर। कल को जो भाजपा की विपक्ष में थी, आज भाजपा के साथ है, और जो आपके साथ थी आज आपके विपक्ष में है सर। उस समय का परिणाम जदयू के साथ था, जदयू सांसद मटिहानी से हैं, इस बार उनके साथ कोई अलायंस नहीं है आपकी पार्टी का। सर, आगामी विधानसभा और पहले की विधानसभा के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, 2010 में मैं चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। जी जी। और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ चुनाव लड़ी। जी जी। और मैं वहाँ सेकेंड किया। अगर वोट का विभाजित नहीं होता, जी जी, आज जिस ढंग से सभी लोग हम साथ हैं, राजद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसा चल रहा है बात, तो वोट का जो समीकरण जोड़ लीजिए, तो जो वर्तमान विधायक जीते हैं जी जी, उससे 1.5 गुना अधिक वोट जी जी, हमारे पास है। जी जी, यही जीतने का कारण है। वोट का विभाजन, एक तरफ वोट का विभाजित हुआ सेकुलरिज्म के आधार पर, एक तरफ सेकुलरिज्म के विरोध में एक साथ वोट हो गया। वोट का अगर विभाजित नहीं होता तो चुनाव में 2010 में भी जीत जाता। जी जी, इसी तरह चुनाव में हार गया। 2015 में फिर समीकरण बदल गया और वही विधायक कांग्रेस राजद के गठबंधन से चुनाव जीत गए। जी जी। अच्छा, इस आगामी जो इस बार का जो चुनाव है सर विधानसभा का, बहुत ही पास है, और आप लगातार, मैंने ये देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और इस जिला के हर लोग जानते हैं कि आप हर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हारने के बाद भी आपको ये फील नहीं होता कि हम हारे हुए प्रत्याशी हैं, आप उनके साथ अपने अपनत्व के भाव से मिलते हैं सर। इस बार की चुनाव को लेकर, जो विधानसभा का चुनाव है मटिहानी विधानसभा से, आप वहाँ की जनता के पसंदीदा, एक तरह से उनके समर्थन में है, सभी आपके साथ, सभी चाहते हैं आपको, तो क्या कहेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव आपके लिए क्या नई संदेश लेके आ रही है, या नया शुभकामना के साथ आ रहा है सर? देखिए, चुनाव जीत और हार मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं चुनाव कभी हारा ही नहीं। जो आदमी चुनाव हार जाए और घर में बैठ जाए, वो आदमी चुनाव हार जाता है। जो आदमी चुनाव हारने के बाद लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार जनता का आवाज़ उठाते रहे, लगातार क्षेत्र में किसानों की समस्या उठाते रहे, वो आदमी हारा कहाँ। हम तो हारते नहीं हैं। हम तो चुनाव में, ठीक है, रिजल्ट हमें हमारे पास नहीं आता है, जी जी, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ दूसरे किस्म का चुनाव होगा। और बेगूसराय में हमारे जैसे लोगों को जीतने के लिए युवाओं ने मन बना लिया है। युवाओं का फर्स्ट चॉइस अभय कुमार सिंह सार्जन है। युवाओं को एक ही बात है, इस बार मैं नहीं जात देखूंगा, नहीं हम पार्टी देखूंगा, नहीं हम धर्म देखूंगा। मेरा एक उद्देश्य है। जैसे लोग आकर कहते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर होगा क्या सोच नहीं कह सकते हैं, लेकिन युवाओं का एक ही है कि नहीं, बेगूसराय जिला को अगर विकास के कदम पर बढ़ाना है तो बेगूसराय में अभय कुमार सिंह सार्जन को जिताना है। यही युवाओं का आह्वान है। सर, मटिहानी विधानसभा से कांग्रेस के कई नए नाम आ रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि आप ही मटिहानी विधानसभा से कांग्रेस के एकमात्र जो सिलेक्टेड उम्मीदवार होंगे?
इसके संदर्भ में चूंकि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कई नाम पिछले दिनों मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से नए नाम सामने आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ से केवी स्टूडियो के माध्यम से मटिहानी विधानसभा के खास करके जो दर्शक यहाँ से देख रहे हैं उनको? देखिए, प्रजातंत्र है, हर आदमी का कांग्रेस पार्टी ने यही चीज़ दिया जिसके लोग जनता समझ नहीं रही है। हमने अधिकार, समान अधिकार दिया, हमने आवाज़ दिया। हमारी पार्टी ने चुनाव में हर आदमी को खड़ा होने का अधिकार है, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है, और जो आदमी को टिकट मिलेगा हम लोग सब मिलकर उसको मदद करेंगे। हमारे कांग्रेस से कोई आ जाए कि राजद से चले आवे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चले आवे, हम लोग गठबंधन में जिसको भी मिलेगा, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मटिहानी में बदलाव, मटिहानी का बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं बहुत अहंकार हो गया है, बहुत अहंकारी हो गए हैं, भाषा उनका कंट्रोल नहीं है। सर, यहाँ हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक खबर ट्रोल हो रही थी सर, कि उन्होंने एक बात कहा कि जब तक मैं जीवन में, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे मटिहानी विधानसभा से कोई नहीं हरा सकता। ये वर्तमान विधायक के स्टेटमेंट मैंने सोशल मीडिया पे सुना था। क्या कहेंगे सर उनके इस विचार, जो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से हार जाता हूँ तो अपनी राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा, उनकी इस विचार से आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विधायक जी क्या बोलते हैं तो जानते हैं, उनको मालूम नहीं है, हो सकता है उनको स्मरण शक्ति नहीं होगा। 2009 में वो निर्दलीय से खड़ा हुए थे, विधायक रहते हुए 2005 में जीते, और 2009 में निर्दलीय से खड़ा हुए सांसद में, और मटिहानी में चुनाव हार गए। हम समझते कि पूरे 6 विधानसभा में हारते तो कोई बात नहीं, मटिहानी में उनको मात्र 17,000 वोट उनको आया। तो चुनाव तो वो पहले भी हार चुके हैं, लेकिन अगले बार कांग्रेस राजद के गठबंधन में चुनाव जीत गए हैं, और इस बार उनका हारना तय है, निश्चित हारेंगे। और ये जो भाषा वो बोल रहे हैं, यही अहंकार है, यही अभिमान है, यही घमंड है। घमंड जो होता है भगवान का आहार होता है, और हमें लगता है कि इस घमंड इस बार उनका भगवान का आहार निश्चित होगा। माँ भगवती उनके घमंड को निश्चित विनाश करेंगे। अच्छा सर, जो बिहार विधानसभा सामने है सर, उसको लेकर चूँकि सरकार लगातार 15 साल से यहाँ जदयू, मुख्य रूप से जदयू ही है, उसी के साथ उनकी गठबंधन की सरकार है सर, आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव दिखेंगे? क्योंकि यहाँ की जनता क्या बदलाव करेगी या फिर से उसी गठबंधन की सरकार बनेगी सर? बिहार में संपूर्ण विधानसभा में कांग्रेस का क्या रिजल्ट रहेगा सर? देखिए, अगले बार भी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, जदयू नहीं थी, राजद थी, और राजद के लीडर ने अपना त्याग कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। नीतीश कुमार जी बड़ी पार्टी नहीं थे बिहार में, राजद बड़ी पार्टी थी। राजद बड़ी पार्टी थी, और उसके साथ कांग्रेस थी, जी जी, बहुत बड़ा पार्टी थी। लेकिन राजद के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने त्याग कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। लेकिन नीतीश कुमार जी सृजन घोटाला में फंस रहे थे, बांध घोटाला में फंस रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने अपना जान बचाने के लिए राजद और कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपकर और जनता का जनादेश को उल्लंघन कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोले नीतीश कुमार जी ने। कहते थे डीएनए, कहे कि मुख्यमंत्री को डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी बोले तो पूरे बिहार में नाखून कटाकर क्या क्या नहीं किया, करवा कर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए यहाँ से दिल्ली गया, और आज फिर उन्हीं के साथ हाथ मिला लिए। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे लोगों को, जिसको जनता के साथ धोखा दिए हैं, कोरोना में बिहार सरकार फेल, श्रमिक मजदूर की सेवा में फेल, राशन कार्ड सहित 15 साल में कहीं वितरण नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हुआ, इसलिए जनता मन बना चुकी है, इस बार बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सर, आपने बात किया पढ़ाई लिखाई की,
तो सर अभी दिनकर विश्वविद्यालय की मांग आज से नहीं, लगातार कई सालों से यहाँ के छात्र संगठन भी, और यूँ कहें कि सिर्फ एक छात्र संगठन नहीं, सभी छात्र संगठनों की यह मांग रही है, यहाँ अभिभावकों की भी मांग रही है कि हमारा बेगूसराय दिनकर की धरती है और दिनकर के नाम पर यहाँ एक विश्वविद्यालय हो जो हमारे ज़िले का गौरव है। और आज हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है दरभंगा विश्वविद्यालय जब वो जाते हैं किसी काम से। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर? यही मेरा कहना है, यही राजनीतिक चेतना बेगूसराय लोगों को आज जगाने की ज़रूरत आ गई है। और यही अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें लोगों को तो शिक्षा से हटा दिया गया है, शिक्षा की चर्चा ही नहीं चर्चा है। चलिए कोई मेरे कहे चलिए यहाँ चलिएगा, कहा हम कम्बल दिए हैं, 40 रुपये का कम्बल दे देता है, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। और कमीशन खोरी जो अभी एमएलए अपने फंड का अपने ठेकेदारी करते हैं, तो उनको क्या मतलब है शिक्षा से? हर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान आया, कहीं नहीं पता कीजिए कि मटियानी में डिग्री कॉलेज खुला। हम तो जहाँ के हैं उसी की जगह की बात करेंगे आपको। आप बच्चा अभी एडमिशन के लिए भटक रहा है, कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की तो बात ही करना, जिनकर की धरती है, जिनकर पर क्या खोलेंगे? 15 साल में तो नीतीश जी ने शिक्षा को ही चौपट कर दिया। बेगूसराय में विश्वविद्यालय की जो मांग है सर, उसके लिए सर क्या करना चाहते हैं? वो तो ज़रूरी है। बेगूसराय में लोग, बेगूसराय के लोग बाहर में जाकर कोटा में, पूना में, बंगलोर में पढ़कर बेगूसराय का नाम रोशन करते रहे। हमारा ज़िला हर साल 4-5 IAS IPS हमेशा देते रहा है। निश्चित रूप से बेगूसराय में दिनकर के नाम, दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। दिनकर जी के हमारा छात्र संगठन हमेशा से मांग करता रहा है। और यहाँ विश्वविद्यालय जब खुलेगा तो बेगूसराय में हमारे नौजवान जो भाई हैं, हमारे विद्यार्थी जो भाई हैं, निश्चित रूप से पढ़कर फिर बेगूसराय जिला का नाम देश में ऊपर उठाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हाल ही में अभी दरभंगा में सर एम्स का एक संगठन खुला, एक तरह से एम्स खुले हैं, दरभंगा में एम्स बना है सर। आपको नहीं लगता कि हमारा बेगूसराय भी सभी मानक पूरा करता है और हमारे बेगूसराय में भी एम्स होना चाहिए? हम आपको क्या कहें, आपके पास बहुत शक्ति होगा, बहुत पैसा होगा, जब तक आपकी राजनीतिक पकड़ नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं जिला में होगा। जिला में वर्तमान आपको कहते हैं विधायक जी में 3 बार जीतलिए हो, पूरा सीना ठोक कर कहते हैं 4 बार जीतलिए हो, तो जीते आपको कायन नीतीश जी आपको मंत्री बनाए। आपने बेगूसराय के लिए क्या क्या आवाज़ उठाया? आपने विधानसभा में एक क्वेश्चन बताइए कि बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज के लिए आपने आवाज़ उठाया, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आवाज़ उठाया, आपने बेगूसराय के लिए क्या क्या आवाज़ उठाया? यहाँ तो कहे तो कम्बल तक हमारे विधायक जी समझे हुए, इन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किया। काम करने का इनका कहीं मनसा ही नहीं रहा, सिर्फ लूटने की मनसा रही। अच्छा सर, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि वर्षों पहले ही उलाव में जो एयरपोर्ट है बहुत पहले से बना हुआ है, और आज उस उलाव हवाई अड्डा पे मात्र उसका उपयोग क्या है कि कोई अतिथि हमारे आते हैं उसके लिए वैकल्पिक रूप में वो एयरपोर्ट का उपयोग होता है। आपको नहीं लगता कि उसका उद्धार होना जो बहुत जरूरी है, हमारे ज़िले का हुआ एक गौरव हो सकता है सर? मेरे ज़िला के लिए कांग्रेस के राज में ही उसकी ज़मीन अधिग्रहण हुआ और एयरपोर्ट खुला, लेकिन विगत वर्षों से हमारी सरकार नहीं रही और हमें आज वहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो खुल जाता तो निश्चित रूप से ज़िला के लिए गौरव की बात होती। लेकिन बाउंड्री दीवार का भी बात चला, कुछ काम भी इधर हुआ है, 10 साल पहले हुआ था, कांग्रेस के राज में हुआ है, और अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बेकार पड़ा हुआ है ज़मीन। कई जगह ऐसा है जो जिसका काम बेगूसराय जिला के लिए काम होता तो गौरव की बात होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जल जीवन हरियाली की ही बात कीजिएगा तो जल जीवन हरियाली के तहत आपको कोला नदी से साफ किया जाता तो आपको बहुत बड़ा फायदा होता। बलान नदी को साफ करवाया जाता तो मजदूर को भी काम मिलता और पानी संग्रह भी रहता, किसान को सिंचाई की भी व्यवस्था होती। काम तो सिर्फ कागज़ पर हो रही है, काम तो सिर्फ अखबार में हो रहा है, धरातल पर काम तो कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। अच्छा सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जैसे शराब बनाने वाली कंपनी है सर,
शराब बनाने वाली कंपनी के जो मालिक हैं, शराब के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन वो अरबपति खरबपति हैं। मोबाइल फ़ोन या अन्य जितने भी नेटवर्किंग बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके मालिक भी अरबपति खरबपति हैं, जिसके बिना मानव जीवन चल सकता है सर। इसके अलावा सुख साधन के बहुत सारे जो आधुनिक चीज़ें हैं जिसके बिना आदमी जिंदा रह सकता है, पान गुटके ये सारे नशा की जो चीज़ें हैं, इनके बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन इसको बनाने वाली जो कंपनी है सर, वो भी खरबपति अरबपति है सर। लेकिन जो अन्न उत्पादन करता है, जिसके बिना, अन्न के बिना कोई मानव जिंदा नहीं रह सकता, उसका जो मालिक है किसान, आज भी गरीब, फटेहाल और दयनीय स्थिति में है सर। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं, जो किसानों की जो वर्तमान स्थिति है, चूँकि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं सर, और निश्चित रूप से किसान के दुख दर्द में हमेशा सहभागिता रही है आपकी, हर बार किसान के साथ खड़े रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो वर्तमान स्थिति है किसानों की, काफ़ी किसान रोज कर्ज से दबे हुए आत्महत्या कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ऐतिहासिक कदम उठाई, कई बार हमारे कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाई। हमने पूरे देश में किसानों के लिए कर्ज माफ़ी कर दिया। हमने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में हरित क्रांति लाई, दो बार श्वेत क्रांति लाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी जी ने किसानों के लिए कई बहुत कार्य किए। आज किसानों की जो समस्या है, हम लोग सभी लोग कहते हैं किसान का नाम रखे हुए अन्नदाता, जी, लेकिन किसान के साथ धोखा करते हैं। आज देखिए, हमारी सरकार, राहुल गांधी जी ने, पहले जो ज़मीन होता था, किसान हम लोग होते थे रैयत। अब एक कानून आया 2013 में, जिसमें कि किसानों का ज़मीन सरकार किसी भी कीमत पर ज़बरदस्ती नहीं ले सकती है। और अभी 390 एकड़ रामगिरी का ज़मीन ले लिया गया ज़बरदस्ती, कसा दिया रहा। और वहाँ का सरकार के पास लोग गए, लेकिन सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। 2009 से रसीद काटने के लिए बंद कर दिया गया। एक आंदोलन हम लोग किए, आंदोलन के तहत तत्काल काम बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे ही सरकार नया चयन होगा, अगर ये सरकार आती है तो फिर से किसानों की ज़मीन ले लेगी ज़बरदस्ती। आज 900 रुपये किलो में, 900 रुपये क्विंटल को मकई लेने वाला नहीं है। मकई चलिए हमारे गाँव, हम दिखा देंगे, सुंडा खा रहा है एकदम, पूरा जो है बोरा का बोरा धरा हुआ है, मतलब ऐसे ही उसको खराब हो रहा है सर, लेकिन उसका कोई उपयोगिता नहीं हो रहा। सुंडा खा रहा है, सुंडा। कहे न कि एक सरकार जो है किसान विरोधी है सरकार। सरकार के पास नीति नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार दो ही चीज़ से भी चल रही है, एक पाकिस्तान, एक चाइना, ध्यान भटकाने के लिए। तुरंत जैसे ही चुनाव आएगी तो बॉर्डर पर का किस्सा हो जाएगा, बाप रे बाप, अभी चाइना हमला कर दिया, अभी पाकिस्तान हमला कर दिया। सिर्फ यही दिखाते रहेगी सरकार, चाइना और पाकिस्तान से उभर ही नहीं पा रही है। सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है और किसान भाई को साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। किसान का, हम तो सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि कम से कम किसान का जो गेहूं और मकई का उचित मूल्य देकर किसान को आत्महत्या से बचाने का काम करे सरकार। किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मरने पर मजबूर है। इतना कर्ज किसानों पर हो गया है कि किसान कहाँ से तोड़ेंगे। बैंक वाले इधर आए हैं, पुलिस जाते हैं, तंग करते हैं, बैंक के द्वारा आम लोग से कर्जा लिए हुए हैं। किसान बहुत परेशान है इस सरकार में। सर, हम शिक्षा के संदर्भ से आप जानना चाहेंगे सर, जो बिहार की शिक्षा पहले की शिक्षा थी, जब नालंदा यहाँ का गौरव हुआ करता था और बिहार विश्व को ज्ञान देता था, विदेश से लोग यहाँ पढ़ने के लिए हमारे बिहार आया करते थे। लेकिन आज बिहार की शिक्षा की क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज संपूर्ण भारत में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। तो हमारी शिक्षा की इस विधि व्यवस्था को लेकर जो बिगड़ती हुई शिक्षा की दयनीय स्थिति है, इसके संदर्भ में सर ये शिक्षा कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे हम पुनः देश में ही नहीं विदेश में अपने गौरव को स्थापित करेंगे और हमारा जो स्वर्णिम बिहार है उसको वापस लाएंगे? देखिए, आप शिक्षा की बात किए, किसान की बात की। जब किसान को उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कैसे आत्मनिर्भर होगा? उसी ढंग शिक्षक है, जो शिक्षा का शिक्षक हमारे बच्चे को ज्योति जलाते हैं, हमें बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे को जो ज्ञान देते हैं, वो शिक्षक रोड पर लाठी खा रहे हैं, वो शिक्षक को मार लग रहा है।
जो शिक्षक बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? 45 दिन तक लगातार रोज शिक्षक लोग धरना पर बैठे और पटना में उनको अश्रु गैस से छोड़ा गया, लाठी लगा, पानी फुब्बारा दिया गया। जब हमारे शिक्षक ही सुरक्षित नहीं हैं, वो ही कष्ट में, तो क्या हम बच्चे को ज्ञान देंगे? तो शिक्षक के, जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को सही ढंग से उनको जो मांग है उनको खाने का उपाय नहीं करेंगे, उनको भोजन का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आप शिक्षा की बात गलत होगी। जब शिक्षक स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो क्या पढ़ाएंगे? यही हमारी राज्य की शिक्षा व्यवस्था है। राज्य की आप देखते हैं कई बार सवाल क्वेश्चन आउट हो जाता है, जेल जाना चाहिए क्वेश्चन आउट करने वाले को, तो जेल चला जाता है। जो टॉपर विद्यार्थी करता है उसको जेल भेज दिया जाता है। उसका क्या दोष है? दोष तो उसको है जो सिस्टम गलत है। आपका कैसे सिस्टम फेल है? वह आपने अपने सिस्टम को कुछ नहीं कहा, आपने विद्यार्थी को जेल बंद में दे दिया। यही सिस्टम दुरुस्त करना है और हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। सिस्टम गलत है। लोग कहते हैं कि शराब घर पर, शराब बंद कहाँ हुआ? होम डिलीवरी। पहले लोग रामगिरी में मान लीजिए हम पीना तक किसी का इच्छा हुआ तो बेगूसराय आएगा तब पिएगा, अब तो होम डिलीवरी है। आज देखिए शराब के मामले में झारखंड का राजस्व बढ़ गया, बंगाल का राजस्व बढ़ गया और बिहार हमारा इतना शराब पकड़ा रहा है। लेकिन बड़े जो शराब के व्यवसायिक हैं, इसी जिला में बहुत बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, उन पर आज तक उंगली नहीं उठा और उनको पकड़ा नहीं गया। छोटे मोटे व्यापारी पकड़ाते हैं, बड़े व्यापारी नहीं पकड़ाते हैं। मैं नीतीश कुमार जी से यह आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप तो आपका जाना तय है, आप तो कुछ संभव भी आपसे नहीं है, आप चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। 2-4 दिन में आचार संहिता लगेगा। लेकिन शराब का व्यवसायी बहुत बड़े माफिया हैं, उन पर आज तक बेगूसराय में कभी भी नकेल कसने का काम सरकार ने नहीं किया। अच्छा सर, हम बेगूसराय की विधानसभा को ही लेके बात करेंगे आपसे। जो पहले जो भी चुनाव परिणाम हुए वो अब उसको हम अलग रख के बात करते हैं सर। इस बार का जो चुनाव परिणाम होगा, क्या राजद, सीपीआई जो थर्ड फ्रंट है, आप कांग्रेस, क्या इन सब का गठबंधन के बाद परिणाम आएंगे? क्या सभी एक साथ चुनाव लड़ेंगे या सब अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे? क्या आगे की क्या रणनीति होगी सर आपकी बेगूसराय के संदर्भ में सर? देखिए, पूरे देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है और मैं भी अपने पार्टी के बड़े लीडर से अपना आग्रह और पत्र लिखा कि देश के जो प्रधानमंत्री, जो देश की भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी है, वो जब नीतीश कुमार जैसे लोगों से हाथ मिला रही है, जो नीतीश कुमार ने खाना पर आमंत्रित देकर मोदी जी को और थाली छीन लिया, खाना खाने के लिए नहीं दिया गया, ऐसा तो बहुत दुर्भाग्य होता है। जो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ में गुजरात से, यही प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, चेक भेजे थे, वो चेक को लौटा दिया गया। और उस परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री जी नीतीश जी से गठबंधन कर रहे हैं तो समय की मांग है और समय की मांग यही है कि राजनीतिक गठबंधन की राजनीति होनी चाहिए और सभी लोगों को गठबंधन की राजनीति में अच्छे मन से करना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर एक मात्र उद्देश्य रखना चाहिए। जो भी वर्तमान में सरकार है, जिसके पास नीति नहीं है, सिर्फ राज करने के लिए जो ये समाज को जातिवाद, धर्मवाद में फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध में एकजुट होकर और इनको शिकस्त देने के लिए एक साथ एक फ्रंट पर आना चाहिए। सर, हम एक अन्य अलग मुद्दा है थोड़ा सा, ये सामाजिक रुचि से सर, सामाजिक सहभागिता से सर। जब वैश्विक महामारी, चूँकि हर आदमी आज समाज का, जो भी गरीब अमीर पिछड़ा आम तबका सब परेशान है, खास करके जो कमज़ोर आर्थिक रूप से जो जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है वो और ज़्यादा परेशान हुए हैं इस वैश्विक महामारी में सर। और बाहर काम करने वालों की रोजगार छीन गई, उनकी रोजी रोटी छीन गई और उनके परिवार की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उनका सब कुछ छीन गया। इस स्थिति में मुझे याद आता है अपने ही बेगूसराय के राम रतन जी का, जो जिनके परिवार की स्थिति क्या हुई है किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप उनके साथ खड़े नजर आए। तो उस वैश्विक महामारी में आपने क्या क्या किया, हमारे दर्शकों को यहाँ से बताएं। देखिए, ये महामारी हो या जिला में कई बाढ़ हो, चाहे जिला में आग लगी की घटना हो, मैं
कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले वहाँ पहुँचकर और उनकी दुख में भागी बनूँ। हमारे यहाँ जो पंडित जी आए दिल्ली से चलकर, उनका लड़का मर गया था, मैं सबसे पहले वहाँ गया, उन्हें पूरे परिवार को कपड़ा, राशन, दवाई और कुछ पौष्टिक तत्व मैंने देने का काम किया। मेरे बाद एनडीटीवी के लोगों ने और उस पर तेजस्वी जी पर सवाल किया कि आप उनका फ़ोटो लगाए हुए हैं, आपका तरफ से कुछ मदद नहीं आया। तो उन्होंने एक दिन बाद 1 लाख रुपया का चेक वहाँ पर दिया और उसके बाद जिला के कई सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरे राजनीतिक दल नहीं गए, जबकि वहाँ का सत्ता पक्ष के यहाँ का मंत्री थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ गए और उन्होंने उसको मदद किया। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मैं कभी भी दान देता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं कभी भी प्रेस में और मीडिया में नहीं जाता हूँ, इसलिए कि जो दान होता है इसका नाम रखा गया है गुप्त दान। और कई हमारे लीडर हैं 1000 रुपया दे देंगे, एक साड़ी दे देंगे किसी के शादी में और लिख देंगे कि मैंने उसके शादी में इतना दिया 1000। यहाँ एक हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि ऐसा मैं देखा है बराबर लोगों के माध्यम से, चूँकि लोगों की ये आवाज़ आती रही है कि हाँ सार्जन जी हर वर्ष कितने गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं सर। इसके संदर्भ में चूँकि कन्या का शादी करवाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है सर, इसके संदर्भ में सर क्या कहेंगे? देखिए, हम कई कन्यादान करवाए हैं, हमें तो अपना व्यक्तिगत बेटी नहीं है, लेकिन हम कितना को बेटी बनाकर दान किए हैं। और हम इसको टीवी पर नहीं लाना चाहते हैं, मीडिया में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये कर्तव्य रहता है कि जब किसी लड़की की शादी के बारे में मैं जान जाऊंगा और बहुत गरीब है, उसको दिक्कत है, मैं हर संभव कोशिश करता हूं मदद करूं। और कई लड़की का ऐसा शादी मैंने किया है जिसमें होल खर्चा मैंने अपने जेबी से करने का काम किया है। और आज भी उस परिवार से मेरा ताल्लुकात है और आज 1-2 परिवार तो बहुत बड़े जगह पर भी हैं और हमें हमेशा वो फ़ोन से बातचीत उस परिवार से होते रहता है और सभी का शुभकामना, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और आशीर्वाद नहीं मिलता तो मुझ पर कई बार गोली चला, मैं कई बार गोली लगकर घायल हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं आज जिंदा हूँ और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मुझे आत्मबल बढ़ा हुआ है। और सभी लोग, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सभी लोग पूजा करते हैं, भगवान सार्जन जी को टिकट दें, सार्जन जी को चुनाव जितावें। भगवान से कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोगों को भगवान प्रार्थना सुनेंगे और मैं चुनाव जीतूंगा उन्हीं के आशीर्वाद से। सर, हमारा भारत युवाओं का देश है सर, सबसे विश्व में सबसे अधिक युवा हमारे भारत में रहते हैं, लेकिन आज हमारे देश के युवा रोजगार के अभाव में कहीं ना कहीं उनको लक्ष्य, जो उनका जीवन का लक्ष्य है, जो उनके सपने हैं, वो उनके सपने टूटते जाते हैं। और सिर्फ उनके सपने नहीं, उनके परिवार के सपने टूटते हैं और वो युवा हताश होकर, निराश होकर अपने जीवन से हार जाते हैं। तो उन युवाओं के संदर्भ में सर उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं बड़े बोलेपन में कुछ दिग्भ्रमित हो गए। युवाओं के लिए हमारी पार्टी ने बहुत काम की, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो आप जानिए, युवाओं को वोट देने का अधिकार जी हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमने, पता कीजिए, 2000 ईस्वी से पहले बेगूसराय में, सिर्फ दौना में 200 से ऊपर छोटे बड़े कारखाने थे। ब्राउनी पेपर मिल, कार्बन फैक्ट्री, पाइप, होम पाइप, कई बड़े बड़े फैक्ट्री थे। आज हमको नहीं लगता है कि 2-4 फैक्ट्री चालू है। हाजीपुर औद्योगिक नगरी मैंने बनाने का, कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया। स्कूटर बनता था, साइकिल बनता था। आज उस सभी को सरकार ने, अगर आज उस पर कमेटी बैठ जाए तो बड़े बड़े राजनेता आपको जेल में बंद नजर आएंगे। स्कूटर फैक्ट्री को नीलाम कर दिया गया, साइकिल फैक्ट्री को नीलाम कर दिया गया, कीमत कुछ, नीलाम हुआ कुछ में, ऊपर चला गया पैसा। तो हमारी पार्टी ने हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। हमने युवाओं के लिए रोजगार दिया, हमने युवाओं का रोजगार देने के, हमारे राहुल गांधी को आप लोगों ने दिग्भ्रमित करने का, बाजार में हवा गलत ढंग से फैलाया, पप्पू पप्पू का कर।
लेकिन राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में भी 12 फरवरी को सबसे पहला आदमी किसी ने लोकसभा में उठाया तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी आज भी चिंतित हैं युवाओं को कैसे रोजगार मिले। अर्थव्यवस्था पर अगर किसी ने आवाज़ 6 महीना से उठा रहा है तो उसका नाम है राहुल गांधी। नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी ने कहा तो राहुल गांधी ने कहा। लोगों ने उसको, खासकर आप मीडिया के लोगों ने भी इसको तुल को तार कर दिया कि नहीं गलत है गलत है। आज देखिए रिजर्व बैंक का रिपोर्ट आया है कि नोटबंदी देश के लिए सबसे बड़ा गलत निर्णय था। सर ये जो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संपूर्ण समाज में काफ़ी हताशा देखी जा रही है, चूँकि परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि बदलाव का जो उम्मीद था, उस बदलाव के उस उम्मीद में जो युवा जी रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सर इस पे क्या कहेंगे? कैसे हमारे युवा, जैसे आपकी सरकार हो या कोई भी सरकार आए, हमारा बस ये कहना है सरकार किसी की बने, लेकिन चूँकि युवाओं को उनका लक्ष्य, उनका सपना मिलना चाहिए। सर सरकार आप लगाइएगा गाछी बबूर का तो उसमें बेल फरेगा? नहीं फरेगा। तो आप सरकार किसी का नहीं कहिए। सरकार अगर कांग्रेस की होती है तो युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। हमारी सरकार थी तो हर साल कई लाख, पूरा आंकड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, कई लाख युवाओं को मैं रोजगार देते थे, नौकरी देते थे। कैंपस सिलेक्शन होता था, पता कर लीजिए 2014 से पहले कैंपस सिलेक्शन होता था कि नहीं, और अभी पता कीजिए 2014 के बाद कैंपस सिलेक्शन कहीं हुआ है? खाली इतने अंतर आ जाएगा। हमारे इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी थे उनका कैंपस सिलेक्शन होता था हर जगह। 14 के बाद कहीं कैंपस सिलेक्शन बंद हो गया। जो है हमने इधर आप कहिएगा शिक्षक की बात ही कीजिएगा, शिक्षक के मतलब है अब हो गया संविदा शिक्षक, मतलब ठेकेदारी हो गया। जो ठेकेदार में संविदा लिखा जाता है, उस शिक्षक पर संविदा लागू हो गया सब। तो हर जगह आपको संविदा आधार पर हो रहा है, कहीं भी रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार के लिए सरकार चिंतित नहीं है। सरकार सिर्फ सत्ता बचाने के लिए सेना का दुरुपयोग कर रही है। सेना के नाम पर चीन भारत इतने हो रहा है कुछ। अच्छा सर, पहले की राजनीति और आज की राजनीति, चूँकि पहले जो पक्ष और विपक्ष हुआ करता था उनमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्य हुआ करते थे, उनके सिद्धांत हुआ करते थे, हार और जीत एक अलग चीज़ थी। लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि आज की जो वर्तमान राजनीति है उसमें काफ़ी छींटाकशी, काफ़ी यूँ कहे कि लोगों के प्रति द्वेषता, ये सारे जो अवमूल्य हैं, जितने अवमूल्यन हैं वो सारे लोगों के बीच भरी हुई हैं, और जो हमारा राजनीति, जो हमारा लोकतांत्रिक मूल्य था उसका गला घुट गया है। सर अब तो राजनीतिक का मूल्य की बात ही करना गलत है। राजनीतिक का मूल्य का आपने कहा, राजनीतिक का क्या मूल्य रहेगा? आपको तो मैंने बता दिया कि कई ऐसा घटना है जहां मूल्य की नाम पर चर्चा नहीं कीजिए। आप विरोधी हैं तो आपके बारे में हम चिंता में लगे हैं कि आपको कैसे फंसावें, कैसे आप मर जाइए जो मैं अकेला राज करता रहा हूँ। अब तो विरोध की राजनीति करना लोग बंद कर देंगे जिस ढंग से हो रहा है। और सरकार जो है मतवाला हाथी की तरह चल रही है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं है, मूल्य की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है कि हमें कैसे सरकार चलाना है और इसके लिए मूल्य तका पड़ जाए, यही है। अच्छा सर, एक अलग अन्य सवाल से हटकर थोड़ा सा लीक से हटकर एक बात करते हैं कि हर साल आप इस ज़िले में आपका एक भोज काफ़ी फेमस है सर, लोगों का, खासकर गरीब लोग, मकर संक्रांति का चूड़ा दही का भोज। ये इस भोज के संदर्भ में, चूँकि थोड़ा सा अलग हटकर है, लेकिन ये भोज हर साल आप देते सर, ये इसकी शुरुआत या कहाँ से आपने प्रेरणा ली इस भोज के बारे में? देखिए, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा वर्षों से ये भोज जो चूड़ा दही का भोज है, ये वर्षों से 50 वर्ष से समझा जाए उससे पहले से हो, हम लोगों के घर पर पहले होता था। जो हमारे दोस्त मोह थे, इष्ट मित्र थे, हमारे जो खेत पर काम करते थे, जो हमारा खेत जोतते थे, उन लोगों को हम लोग बुलाकर घर पर खिलाते थे। और इसी का एक रूप होता था कि जो कुंवर कुटुंब सगा संबंधी होते थे उनके यहाँ
पुड़िया जाता था। जी जी। तो लोगों अब आदमी का कमी हुआ, पुड़िया उड़िया जाना बहुत बंद हो गया, कुछ जगह जाता है नहीं जाता है। और ये चूड़ा दही का भोज आज भी उसी परंपरा के तहत हम अपने दोस्त, हम अपने इष्ट मित्र, हम अपने राजनीतिक दोस्त, हमारे दूसरे दल के भी जो राजनीतिक में, हम उसमें किसी दल को प्रतिबंधित नहीं रहता कि कांग्रेस ही हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राजद, बीजेपी, जदयू, जो भी लोग हैं, जो मैं निमंत्रण देता हूं और लोग आते हैं और प्रेम से हम लोग बैठकर चूड़ा दही साथ खाते हैं। और जो मेरी परंपरा वर्षों की रही है उस धर्म को हम निभा रहे हैं। एक तरफ से ये धर्म भी है। अच्छा सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा को लेकर हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से जो भी दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं, जो यहाँ के मतदाता आपको सुन पा रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाता से एक ही अपील करते हैं कि आपने 15 साल वर्तमान विधायक और वर्तमान एनडीए की सरकार को देखे हैं, एक बार आप हमें मौका दें। मेरा दर्शकों से यही आग्रह है, निवेदन है। और 15 साल बनाम 5 साल मेरे काम करने का तरीका, मेरा सेवा करने का तरीका, हम अपने क्षेत्र में चाहते हैं मटिहानी को एक ऐसा विकसित बनावें, मटिहानी में ऐसा काम करें जो मरने के बाद भी मटिहानी के लोग याद रखें कि नहीं, मटिहानी के एक सेवक था जिन्होंने मटिहानी के लिए अच्छा काम किया। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा को कम से कम और स्वास्थ्य को, 2 क्षेत्र में मैं काम पूरे तत्परता के साथ करूं। यही कामना लेकर मैं चला हूं और यही मैं जनता से भी अपील भी करता हूं कि मुझे एक बार आप मौका दें। अच्छा सर, आप बातें तो आपसे लगातार होती रहेगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहता है। तो चलते चलते हम केवी स्टूडियो के बारे में जानना चाहेंगे सर। जो डॉक्टर रोशन सर ने पिछले 4-5 महीनों से, फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही जो उन्होंने एक केवी स्टूडियो का एक मंच दिया यहाँ के बेगूसराय के लोगों के लिए, क्योंकि हर तरह के लोग जो अपनी बात आम जनमानस तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे हमारे समाज सेवी हो, हर तरह के लोग अलग अलग विधाओं में जो हमारे जिला का नाम कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके विचारधारा को कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का काम डॉक्टर रोशन सर की टीम ने किया है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर रोशन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज में डॉक्टर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो डॉक्टर साहब ने एक अपने चिकित्सा के द्वारा समाज में सेवा कर रहे हैं, एक देश के जो चौथा स्तंभ है उसके द्वारा सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर होते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको भी जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में भगवान उनको भी ऊंचाई तक पहुँचावे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं डॉक्टर रोशन साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे स्टूडियो में आपने सुंदर विचार दिए, आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे स्टूडियो के लिए समय निकाला सर। हमारी ओर से आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत 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 आपको भी धन्यवाद।